हेलो एवरीवन। नमस्कार, मैं हूं अमित मिश्रा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इको जंक्शन लाइव पर। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड चैप्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दैट इज इकोनॉमिक सिस्टम एंड कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। चलिए स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक सिस्टम क्या है? इकोनॉमिक सिस्टम बेसिकली वो सिस्टम जिसमें कि प्रोडक्शन और रिसोर्सेज को कैसे ठीक से चलाया जाए, रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज किया जाए, एलोकेट किया जाए, और तो और जितनी भी इकोनॉमी में जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उसको कैसे सही से किया जाए, उसी को बोलते हैं इकोनॉमिक सिस्टम या ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब एक सीक्वेंस, एक ऐसा सिस्टम तैयार करना जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का क्या तरीका रहेगा, प्रोडक्शन कैसा रहेगा। लास्ट में मैंने डिस्कस किया था कि इकोनॉमिक कंट्रोल जो होते हैं वो किसके हाथ में होते हैं, डिपेंड करता है कि किस तरह की इकोनॉमी है, राइट। तो बेसिकली क्या है कि इकोनॉमिक सिस्टम में अगर हम बात करें, जिक्र करें, तो इकोनॉमी के टाइप्स का ही होता है कि व्हाट काइंड ऑफ इकोनॉमी इज। कोई भी इकोनॉमी वो इनकम्प्लीट मानी जाती है जब तक उसके सामने अगर हम किसी कंट्री या किसी एरिया का नाम ही लगाते हैं, जैसे इंडिया की इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, राइट। तो पूरी दुनिया भर की इकोनॉमी अगर हम देखें सेपरेटली, तो एक अलग अलग तरीके की होती है। उसमें हर जगह की इकोनॉमी, हर जगह का सिस्टम क्या होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है। अगर उसको हम क्लासिफाई करें तो मेनली 3 टाइप के होते हैं इकोनॉमिक सिस्टम, या इकोनॉमी 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है? पहली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, और सेकंड सेकंड है सोशलिस्ट इकोनॉमी, और थर्ड है दोनों का मिक्स, मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। ज्यादा ना बताते हुए, क्योंकि इसको मैं पहले भी बता चुका हूँ, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है, थोड़ा बताता हूँ मैं फिर से। इस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी जहां पे ये सारे डिसीजन जो होते हैं, सारे डिसीजन मतलब व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, इज टेकन बाय या कंट्रोल्ड बाय मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस, या फिर ये कहें कि इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथ में होता है, कैपिटलिस्ट के हाथ में होता है। मार्केट फोर्सेस बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो दो होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई। यानी डिमांड और सप्लाई डिसाइड करते हैं कि क्या प्राइस होनी चाहिए, और डिमांड सप्लाई डिसाइड करते हैं, उससे पता चलता है प्रोड्यूसर को कि बनाना क्या है, कितना बनाना है। मीन्स देखा जाए तो सारे जो इकोनॉमिक कंट्रोल होते हैं वो पूंजीपतियों के हाथ में होते हैं, कैपिटलिस्ट के हाथ में होते हैं, तो उसको बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इसके कुछ मेरिट्स भी होती हैं तो डिमेरिट्स भी होती हैं। मेरिट्स की अगर हम बात करें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, तो जीडीपी बहुत हाई लेवल की जीडीपी होती है। लोगों को मतलब होता है, अपने काम से मतलब होता है, सेंस ऑफ फीलिंग होती है, सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट आता है, वहां पे फील होता है। लोगों को लगता है कि भाई अब जो जो काम करेगा वही रहेगा, सरवाइव करेगा। तो लोग, हर कोई इसमें काम करने वाला बंदा होता है, हर कोई अपनी प्रोडक्टिविटी देता है, प्रोडक्शन बढ़ता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। कैपिटल यानी कैपिटल इंटेंसिव होकर लोग काम करते हैं, यानी ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी पे ध्यान दिया जाता है। तो इसके फायदे हैं, नुकसान भी ये है कि अगर कोई ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन, जैसे 1930 1932 में एक बहुत बड़ा रिसेशन आया था। 90 उस दौरान क्या था, उस रिसेशन में कि सबसे ज्यादा अगर प्रभावित कोई हुआ था तो यूके और यूएस जैसे कंट्री, जहां पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, वो लोग ज्यादा सफर किए थे। क्यों? क्योंकि वहां पे प्रोडक्शन पे ज्यादा, पहले क्या था कि प्रोडक्शन बेस्ड इकोनॉमी, प्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट पे होता है। सेल्स लॉ यही कहता है कि गो फॉर प्रोडक्शन, यानी सप्लाई जो होती है वो सप्लाई डिमांड क्रिएट कर लेगी, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। वो कभी जिक्र करेंगे उसके बारे में क्या होता है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की ड्रॉबैक ये है कि वहां पे कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, गवर्नमेंट वहां पे नहीं, गवर्नमेंट का वहां पे कोई इंटरवेंशन नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कैपिटलिस्ट ही उसको देखते हैं, और एक्सप्लॉयटेशन के भी चांसेस होते हैं, एक्सप्लॉयट भी कर सकता है प्रोड्यूसर। सोशलिस्ट इकोनॉमी जो होती है, सोशलिस्ट अलग टाइप की होती है, उसका ठीक उल्टा। यहाँ पे ये सारे कंट्रोल जो होते हैं वो वहाँ जो सरकार होती है, जो गवर्नमेंट होती है, जो यहाँ वहाँ, या हो सकता है कि वहाँ का किंग हो, उसके हाथ में पूरी सत्ता होती है। इकोनॉमिक कंट्रोल उसके हाथ में होता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। इवन जितने भी और डिसीजन लिए जाते हैं इकोनॉमिक से रिलेटेड,
उसमें सारा का सारा, जैसे किसको कितनी सैलरी जानी चाहिए, किसको कितना रखना है, पैसा कितना रखना है, इनकम रखने का किसको कितना हक है, वो सारे डिसीजन जो होते हैं वो सोशलिस्ट के हाथ में होते हैं, यानी वहां के गवर्नमेंट के हाथ में होती है, राइट। तो इसके फायदे अगर देखें तो यहाँ पे क्या होता है कि वेलफेयर क्रिएट होता है। इसका मकसद क्या होता है कि सोशलिस्ट इकोनॉमी का मकसद क्या है कि ऐसे इकोनॉमी में वेलफेयर वेलफेयर क्रिएट होगा। अगर वहां की पब्लिक को कोई प्रॉब्लम होती है तो सरकार की तरफ वो देखती है कि सरकार हमारी मदद कर सकती है, राइट। जो कि यहाँ पे लैग करता है, कैपिटलिस्ट में लैग करता है। मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करें तो दोनों का मिक्सअप है। जैसे इंडिया जैसी कंट्री, हम इंडिया, पाकिस्तान या हमारे जो आसपास जो और भी कंट्री है चाइना को छोड़ के, वो मिक्स्ड इकोनॉमी को हम लोग फॉलो करते हैं, राइट। चाइना क्या है, चाइना सोशलिस्ट इकोनॉमी है, वहां पूरा का पूरा कंट्रोल वहां के राजा के हाथ में है या वहां के राष्ट्रपति के हाथ में है, ठीक। शी जिनपिंग सारा डिसीजन लेंगे। और मिक्स्ड इकोनॉमी इंडिया, इंडिया की इकोनॉमी जहां पे दोनों मिलके करते हैं। दोनों मिलके कैसे करते हैं? गवर्नमेंट क्या करती है, रूल्स और रेगुलेशंस तगड़े होते हैं, यानी टैक्स की का प्रोविजन होता है, पूरे फिस्कल पॉलिसी पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। उसके तहत ढेर सारे रेगुलेशंस हैं, कोई भी आप उठा के देख लो। अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर में डील करते हो तो आईआरडीए बना है, रेगुलेटिंग अथॉरिटी है। बैंकिंग में आरबीआई है, यानी हर एक जगह कंपनी से रजिस्टर्ड अगर कोई है 1956 या 2013 एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन होता है, उसपे ढेर सारे रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। तो उसको देखते हुए सारा जो काम किया जाता है, यानी गवर्नमेंट भी वहां पे इंटरवीन करती है, और साथ साथ क्या होता है कि कैपिटलिस्ट यानी गवर्नमेंट के असिस्टेंट के रूप में काम करती है, यानी सेकेंडरी भूमिका में रहती है कैपिटलिस्ट यानी पूंजीपति, ठीक है। तो उनको ये हक है कि क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। गवर्नमेंट के बजट को देखते हुए डिसीजन वो लेते हैं कि क्या गवर्नमेंट क्या चाहती है, गवर्नमेंट का रुझान क्या है। अगर गवर्नमेंट ने कभी सजेशन दिया, गवर्नमेंट चाहती है कि इकोनॉमी में टॉप प्रायोरिटी पे हम ये रखना चाहते हैं कि पहले ये बनाया जाए, तो उस चीज को कैपिटलिस्ट मानते हैं, राइट। कैपिटलिस्ट एकदम से मनमाना यहाँ पे नहीं काम करते हैं, जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में वैसे यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे जो पूंजीपति हैं वो गवर्नमेंट के उसको देखते हैं, गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस को, गवर्नमेंट का इवन प्रायोरिटी क्या है इकोनॉमी के अंदर वो भी ध्यान देते हैं। इसलिए हमारी जो व्यवस्था है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। इसके फायदे नुकसान दोनों है, नुकसान कम होते हैं बल्कि फायदे ज्यादा होते हैं हमारे देश में, क्योंकि यहाँ दोनों दोनों चीजें आपको इसीलिए तो बनाया गया कि सोल्यूशन है। यहाँ की अगर यहाँ के जो पब्लिक है, पब्लिक को गवर्नमेंट से उम्मीदें होती है, गवर्नमेंट वेलफेयर क्रिएट करने की कोशिश भी करती है अपने टैक्सेशन के पॉलिसी के थ्रू, या और भी जितने भी इसके फिजिकल पॉलिसीज हैं उसके थ्रू कोशिश करती है कि इकोनॉमी में वेलफेयर लाया जाए। तो दिस इज द टाइप या सेगमेंटाइजेशन ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम। ये इकोनॉमिक सिस्टम, ये है पूरा इकोनॉमिक सिस्टम, तीन टाइप के होते हैं। अब हम आते हैं कॉमन गोल ऑफ 5 ईयर प्लान। इसको इसको जानने से पहले मैं अगर बता दूं आपको कि व्हाट इज 5 ईयर प्लान। बेसिकली क्या है, 1947 में जैसे इंडिया को आज़ादी मिली तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आई हमारे सामने, हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स की, तो सीधी सी बात है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को, उसी इश्यूज को हम डील करेंगे यहाँ पे। तो 1950 में हमारा बनके ड्राफ्ट तैयार हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन बनके सब तैयार हो गया। उसके बाद फिर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो कुछ प्लान किए गए कि हाउ टू ग्रो अप दिस कंट्री, अपने कंट्री को कैसे ग्रो कराएंगे, कैसे हम लोग उस ग्रोथ को पहुंचाएंगे। क्योंकि आज़ादी के पहले अगर देखा जाए तो अपने पास जीडीपी का जो बेस था वो क्या था, 2%, यानी बिलो 2% था। 2% से भी नीचे की ग्रोथ थी सालाना, ठीक है, जो कि बहुत कम थी। लास्ट ईयर में हम लोगों ने डिस्कस किया था, लास्ट चैप्टर में, सॉरी। तो अब क्या है कि इसको कैसे स्ट्रेंथन दिया जाए, कैसे ग्रोथ को अपने देश के इकोनॉमी पे पेस लाया जाए, कैसे किया जाए। उसके लिए दो टाइप में हमने प्लान किया। क्या, एक तो सबसे बड़ी चीज है कि प्लानिंग कमीशन सेटअप किया गया। प्लानिंग कमीशन सेटअप किया गया। प्लानिंग कमीशन ने सबसे पहला काम स्टार्ट किया कि एक ऐसा कमीशन स्टार्ट किया गवर्नमेंट ने, एक प्लानिंग कमीशन बनाया, सेपरेट बॉडी, जिसका काम था सिर्फ प्लानिंग पे ध्यान देना। और प्लानिंग कमीशन का हेड कौन हुआ करता था? प्रेसिडेंट, सॉरी, देश के प्रधानमंत्री। आज भी वो प्लानिंग कमीशन हट के नीति आयोग में आ गया, तब्दील हो गया है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। आज भी उसके थोड़ा सा इसमें चेंजेस आया है। आज भी जो चेयरमैन इनके होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी हमारे यहाँ देश के प्रधानमंत्री ही होते हैं। और भी इसमें कुछ चेंजेस आए हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे कभी।
तो प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ, प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ तो दो टाइप के प्लान सामने आए, एक लॉन्ग टर्म प्लान और एक शॉर्ट टर्म प्लान। लॉन्ग टर्म प्लान क्या होता है? लॉन्ग टर्म प्लान का ये मतलब कि आने वाले 30, 35, 40 साल में या 20 साल में, हम आने वाले कुछ सालों बाद हम अपने देश को एक अलग यहाँ तक पहुंचाएंगे। ग्रोथ चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, मॉडर्नाइजेशन चाहिए, कुछ ऐसे जो कॉमन कॉमन गोल कह सकते हैं, वो लॉन्ग टर्म गोल थे। कॉमन गोल यानी हर एक आपको उसको देखते हुए, जैसे लॉन्ग टर्म गोल में क्या होता है कि कुछ सालों बाद हम वहां पे पहुंचेंगे। उस लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए हमने शॉर्ट टर्म प्लान भी बनाए, जिसको हमने 5 ईयर प्लान में डिसाइड कर दिया। 5 ईयर प्लान अलग अलग, पहला जो स्टार्ट हुआ था 1951 में, फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आता है कई बार कि व्हेन फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज स्टार्टेड। 1951 से लेके 56 के बीच में पहला 5 ईयर प्लान। तो 5 ईयर प्लान जो था वो शॉर्ट टर्म प्लान था, बट पर्टिकुलर अगर किसी पर्टिकुलर 5 ईयर प्लान की बात करें कि इस 5 ईयर प्लान में मेन हमारा मकसद क्या है, सबसे ज्यादा हम किस पे फोकस करेंगे, तो वो पर्टिकुलर हो जाता है कि भाई इस 5 ईयर प्लान के लिए ये प्लान है। बट लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो लॉन्ग टर्म के प्लान में ये सारी चीजें आती थी, जबकि यही सारी चीजें हर एक इन लॉन्ग टर्म प्लान को देखते हुए हर एक 5 ईयर प्लान में इसको लगाया जाता था कि भाई, जैसे ये इसको पर्सपेक्टिव भी बोलते हैं, पर्सपेक्टिव प्लान भी बोलते हैं। लॉन्ग टर्म प्लान्स को हम बोलते हैं पर्सपेक्टिव प्लान, जो कि आने वाले टाइम पे या कुछ सालों बाद हम देश को हम यहां देखना चाहते हैं, राइट। वो ऑल ऑफ अ सडन ये पॉसिबल था भी नहीं, क्योंकि हमारे पास रिसोर्स के नाम पे क्या था? रिसोर्स के नाम पे सिर्फ लैंड था, बाकी और कुछ था नहीं। खेती तो एकदम बिल्कुल चरमरा गई थी, और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली था नहीं एग्रीकल्चर को लेके। तो अगर देखा जाए तो शुरुआत के कई 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर को विशेष ध्यान में रखा गया था। एग्रीकल्चर को फिर धीरे धीरे इंडस्ट्री को सेटअप कराया गया। अलग अलग 5 ईयर प्लान के अलग अलग अपनी इंपॉर्टेंस है, राइट। तो इस लॉन्ग टर्म प्लान को बोलते हैं पर्सपेक्टिव प्लान। क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय पर्सपेक्टिव प्लान, तो आप सीधा बताओगे पर्सपेक्टिव प्लान वो जो कि कॉमन होता है और लॉन्ग टर्म में होता है, और हर वो लॉन्ग टर्म का जो प्लान होता है वो हर आपको 5 ईयर प्लान में उसको देख के बनाया जाता है। हर एक पर्टिकुलर 5 ईयर प्लान में उस पर्सपेक्टिव प्लान को देख के बनाया जाता है कि भाई हम जाना चाहते हैं वहां, हम पहुंचना चाहते हैं वहां तक, ठीक है। तो ये पर्सपेक्टिव या लॉन्ग टर्म प्लान क्या क्या है? जीडीपी की ग्रोथ, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज जीडीपी ग्रोथ। अगर हम जीडीपी की ग्रोथ की बात करें तो सीधी सी बात है कि जीडीपी जब भी नाम आता है सामने तो क्या जहन में चलता है? प्रोडक्शन, मोर एंड मोर, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन, और साथ साथ प्रोडक्टिविटी। यानी प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन में क्या फर्क है? प्रोडक्शन का मतलब होता है कि टोटल आउटपुट, और प्रोडक्टिविटी का मतलब स्ट्राइक रेट, यानी कितनी आपकी कैपेसिटी है पर हेक्टेयर। अगर हम लैंड की बात करें तो पर हेक्टेयर कितना है, या कोई अगर उसमें कोई इंडस्ट्री है तो उसकी प्रोडक्टिविटी, उसके जो प्रोडक्शन रेट है, रेट स्ट्राइक रेट, दैट इज द प्रोडक्टिविटी। यानी उसकी एफिशिएंसी कितनी है कि कितनी मात्रा में वो प्रोडक्शन कर सकता है, राइट। तो प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाना और प्रोडक्शन को भी बढ़ाना, दैट इज द ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू जीडीपी ग्रोथ। एंड नेक्स्ट वन इज मॉडर्नाइजेशन। अगर हम मॉडर्नाइजेशन की बात करें तो व्हाट एवर वी आर प्रोड्यूसिंग, जो कुछ भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको हम आगे टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए, जैसे हमने बात की, अगर उसमें एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में HYV सीड को कैसे यूज किया जाए। ग्रीन रेवोल्यूशन में 2 फेजेस में आए थे, उस पर हम आगे डिस्कस डिटेल में करेंगे, आगे के चैप्टर में है वो, राइट। तो यानी मॉडर्नाइजेशन की बात करें तो यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, कि ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी को यूज करके हम प्रोडक्शन करें। देश में टेक्नोलॉजी को कैसे हम, या कब तक या कितनी मात्रा में हम उसको यूटिलाइज करेंगे। सेल्फ सेल्फ रिलायंस, सेल्फ सफिशिएंसी, देयर आर टू वर्ड्स। सेल्फ रिलायंस क्या है और सेल्फ सफिशिएंसी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेल्फ रिलायंस का मतलब ये कि उन चीजों के बारे में सोचा जाए, या उन चीजों चीजों पे जो हम दूसरे देशों से पे आश्रित थे, दूसरे देशों पे डिपेंडेंट हुआ करते थे, राइट। उस पे हम क्या करें कि उन लोगों पे, उन देशों पे, इन पे हम क्या नॉन डिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट नहीं कह सकते, नॉन डिपेंडेंट हो। यानी उन देशों पे हमारी जो डिपेंडेंसी थी वो काफी बढ़ गई थी, दूसरे देशों से मंगवा के हम, यानी इंपोर्टेड आइटम्स पे को हम ज्यादा से ज्यादा यूज करते थे। तो
वो चीज रोका जाए किसी भी तरह से, यानी नॉन डिपेंडेंस जो हमारा वो बढ़े। उन देशों पे हम ज्यादा रिलाई करते थे, सॉरी डिपेंडेंट हुआ करते थे, उस पे हमारा धीरे धीरे उसको कम किया जाए, राइट। तो इस पे भी ध्यान दिया गया कि, और ये तभी पॉसिबल है जो अपने देश में उसका सब्स्टिट्यूट ज्यादा से ज्यादा बनाया जाए। ठीक है, मैक्सिमम चीजें आज भी देख लिया जाए तो बहुत सी चीजें हैं जो हम चाइना से लाते हैं। चाइना से ढेर सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, इवन खाने खाने पीने की और कल्चरल भी जो इंपोर्ट होता है वो चाइना से बहुत ढेर सारा होता है। अगर आपको याद होगा तो कोरोना काल में इस पे बहुत ज्यादा वो दिया गया था, आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंस। क्यों? क्योंकि आप जो जो चीजें चाइना से इंपोर्ट करके लाते थे, अब वो तो चीजें मिलेंगी नहीं ज्यादातर, क्योंकि एक अनाउंसमेंट तो नहीं था, बट ये था कंट्री को कि एक साइन था कि आप अब ज्यादा से ज्यादा उसका सब्स्टिट्यूट अपने देश में तैयार करें, और कुछ दिन के लिए ट्रेड तो नहीं हो सकता है, पॉसिबल तो नहीं है। तो ये सब चीजें हैं कि सेल्फ रिलायंस मतलब वो सारी चीजें जो कि हम दूसरे देशों से लाते थे वो हमारे देश में बने, और उससे उस पर हम आत्मनिर्भर बने। सेल्फ सफिशियंसी, अगर हम सेल्फ सफिशियंसी की बात करें तो एक छोटा सा किस्सा, 1951 से लेके 56 में पहला 5 ईयर प्लान, राइट, और 56 से लेके 61 के बीच में दूसरा 5 ईयर प्लान, और 61 से लेके 66 के बीच में थर्ड 5 ईयर प्लान। दीज थ्री कंसेक्यूटिव 5 ईयर प्लान्स वर सस्टेन्ड इन द इकोनॉमी। इंडिया की इकोनॉमी में देखें तो शुरुआत के जो पांच ये सॉरी 3 5 ईयर प्लान थे वो चली, लेकिन थर्ड डिस्टर्ब हुआ। थर्ड क्यों डिस्टर्ब हुआ? क्योंकि आपको याद होगा कि 1961 के तुरंत इमीडिएट बाद नेक्स्ट ईयर, जैसे थर्ड 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ था, इमीडिएट आफ्टर 1 ईयर ये क्या हुआ, इंडिया से चाइना का वॉर शुरू हो गया, जिसमें आपको सबको पता है कि हम दुर्भाग्यवश हार गए थे। तो अब ये बहुत बड़ा लॉस था, क्योंकि जो जो कंट्री 15 16 साल पहले आजाद हुई हो उसके बाद भी इतना बड़ा वॉर झेलना पड़ा हो, सोच सकते हो कि हमारी इकोनॉमी की स्थिति क्या हुई होगी। तो 61 के बाद इमीडिएट 62 में क्या था कि चाइना से वॉर हुआ, 1 1.5 साल चला, उसके बाद फिर तुरंत पाकिस्तान को भी लगा कि अब नए प्रधानमंत्री, जबकि वो थे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, तो कार्यकारिणी तो वो थे, क्या बोलते हैं, गुलजारी लाल नंदा जी थे, बट ऑफिशियली देखा जाए तो आ गए थे लाल बहादुर शास्त्री जी। तो उनको लगा कि चलो एक ऐसे हैं प्रधानमंत्री, छोटे हैं, उनको ऐसा लगा कि चलो हमें कमजोर प्रधानमंत्री मिला है भारत का, तो लगे हाथ हम भी भारत से दो दो हाथ कर लेते हैं। तो उस गलत फहमी में पाकिस्तान ने भी इंडिया के ऊपर आक्रमण करना चाहा, लेकिन हो गया उल्टा। वो तो दूसरे स्वभाव के निकले, जब बात वॉर पे आई, बात अपने देश के अखंडता पे और प्रभुता पे आई, तो उन्होंने दिखाया कि हम क्या चीज है। वो देश को पूरा आह्वान किए, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ ये हो गई थी हमारे देश में कि फूड फूड जो कि फूड की सफिशियंसी नहीं थी, यानी इनसफिशियंट था हमारे देश में, फूड ग्रेन्स नहीं था। तो उन्होंने बल्कि आह्वान भी किया है कि आप हफ्ते में अगर एक दिन खाना नहीं खाएंगे, फूड ग्रेन्स की जो सप्लाई ठीक से नहीं हो पा रही हमारे देश में, है ही नहीं, प्रोडक्शन उतना नहीं हो पाया था। तो लोगों ने साथ भी दिया, लोग बताते हैं बड़े बुजुर्ग के लोग साथ भी दिए थे इस चीज को, अपने देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़े थे सारे लोग। तो इसमें क्या था कि स्पेशली किस चीज का, क्योंकि फूड फूड ग्रेन से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है किसी इकोनॉमी के लिए? सेल्फ सफिशियंसी में बेसिकली वो चीज होती है जो बिल्कुल एसेंशियल एसेंशियल चीज होती है। एसेंशियल चीजों पे आप जो है आत्मनिर्भर बने, यानी दूसरे देशों से ना मंगवाना पड़े, यानी दूसरे देशों पे नॉन डिपेंडेंट आपका होना चाहिए, राइट। आप इंडिपेंडेंट बनो। तो नो वी वर हाईली डिपेंडेंट अपॉन द अमेरिका। अमेरिका ने मना भी कर दिया था। अमेरिका ने मना इसलिए किया था कि उसको उसको तो भाई वो तो खूब चाहता था कि इंडिया और पाकिस्तान लड़ते रहे, फिर बीच में वो पाकिस्तान जब हारने लगा, पाकिस्तान के ऊपर इंडियन आर्मी ने आक्रमण कर दिया था, तो उसने कहा सीज फायर के लिए बोला, लेकिन यहाँ पे कोई मानने को तैयार नहीं था। उसने कहा कि हम आपका फूड ग्रेन्स सप्लाई करना बंद कर देंगे, यहाँ से हम रोक देंगे, एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। बड़ी थ्रेट्स मिली इंडिया को अमेरिका से। बट उसके बाद क्या हुआ कि किसी भी तरह से उस वहां पे सीज फायर होता है,
और फूड ग्रेन्स के लिए फूड ग्रेन्स की सफिशिएंसी के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने यानी लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, कैंपेन चलाया गया था, जय जवान जय किसान, राइट। और उसके बाद फिर उनके जाने के बाद जो अगले प्राइम मिनिस्टर यानी इंदिरा जी ने एक बहुत बड़ा वो कैंपेन चलाया था हमारे देश में, ग्रीन रेवोल्यूशन 2 फेजेस में आए थे, इमीडिएट यानी 67 में ये स्टार्ट हो गया था। उसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मिड 60s से लेके मिड 60s में पहला ग्रीन रेवोल्यूशन, आफ्टर मिड 60 एक्चुअली देखा जाए तो मिड 60 आ जाएगा 65 में, बट ये 67 में आया था ग्रीन रेवोल्यूशन फर्स्ट, और फर्स्ट फेज, और सेकंड फेज आया था 70 में, मिड 70s में। तो और उसके बाद फिर ये डिस्टर्ब हो गया था, फिर 66 से लेकर 69 तक बीच में क्या हुआ था, 3 कॉन्जिक्यूटिव एनुअल प्लान आए थे, एनुअल प्लान आया था, 5 ईयर प्लान पॉसिबल था नहीं। तो ये क्वेश्चन आता भी है कि एनुअल प्लान कब आए थे, आप बता सकते हो कि 66 से लेके 69 के बीच में। उसके बाद फिर किसी भी तरह से फिर से स्टार्ट हुआ 69 से लेके नेक्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ, यानी फोर्थ 5 ईयर प्लान 69 से लेकर 74, 74 से फिर 79 के बीच में, फिर उसके बाद फिर से डिस्टर्ब हुआ था। इफ यू रिमेंबर कि 675 से 79 के बीच में एक बड़ा इंसिडेंट हुआ था, इमरजेंसी लगी थी 1975 में, 25 दिसंबर की रात को, एक्चुअली सॉरी दिसंबर कह रहा हूँ, 25 जून की रात को इमरजेंसी लगाई गई थी, 26 को देश ने सुना था। तो वो भी इस चीज में आया था, इसकी वजह से बहुत बड़ा पॉलिटिकल उथल पुथल हमारे देश में हुआ था। तो इसके बाद जो था अगला 5 ईयर प्लान पॉसिबल नहीं था कि ला पाए, सरकार भी चेंज गिर गई, सरकार भी दूसरी आई। उसके बाद फिर एक एनुअल प्लान यहाँ पे भी आया था, यानी 79 टू 80 ये एनुअल प्लान था, ठीक है। उसके बाद फिर 80 से 85, 85 से 90 के बीच में फिर से 5-5 साल के दो 5 ईयर प्लान आए, फिर 90 से लेके 92 के बीच में फिर से दो एनुअल प्लान लाए गए थे। तो 3 बार देखा जाए तो ये डिस्टर्ब हुआ था। एक क्वेश्चन आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि व्हाई 5 ईयर प्लान वाज एबॉलिश्ड, ये 5 ईयर प्लान को या प्लानिंग कमीशन को एबॉलिश क्यों कर दिया गया, 5 ईयर प्लान को एबॉलिश क्यों कर दिया गया, नीति आयोग में क्यों तब्दील कर दिया गया। आप कह सकते हो कि जो प्लान होता है वो बड़ा रिजिड होता है, प्लान का तो एक ड्रॉबैक है कि प्लान्स आर रिजिड। प्लानिंग में क्या है कि 5 साल की योजना बन गई तो बन गई, बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, क्योंकि बनाने वाले कौन लोग हैं, टॉप टॉप लेवल के हैं, अपने देश के टॉप प्रोफेशनल्स हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो लोग बना रहे हैं। तो बीच में किसी की हैसियत है नहीं कि कोई चेंज कर पाए। अगर प्रधानमंत्री ने कह दिया कि भाई इस 5 वर्ष योजना में ऐसा करना है, तो आप बीच में कहां से चेंज कर सकते हैं। तो बाद में उसको इंस्टीट्यूशन कर दिया गया, इंस्टीट्यूशन कर दिया गया, यानी बीच में कभी भी गुंजाइश हो तो कोई चेंज, कोई अमेंडमेंट लाना चाहे तो ला सकते हैं। इसलिए इसको नीति आयोग में कर दिया गया है, NITI, NITI, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक, बदलता भारत। तो ये सारे 5 ईयर प्लान के बारे में है। तो ये अब उसके बाद फिर मॉडर्नाइजेशन की बात करें तो मॉडर्नाइजेशन क्या है कि टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए ज्यादा से ज्यादा, सेल्फ रिलायंस, सेल्फ सफिशिएंसी, एंड लास्ट वन इज इक्विटी। इक्विटी को हम ये भी कहते हैं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब देश में अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट अपने फिस्कल पॉलिसी यानी टैक्सेशन पॉलिसी या बजटरी पॉलिसी, जो भी कहें एक ही बात, इससे क्या करने की कोशिश करती है, इससे कोशिश करती है कि लोगों में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस ना हो। भाई सीधी सी बात है, जो बहुत ज्यादा बिजनेस जिसका फैला हुआ उसके पास पैसा तो ज्यादा होगा, लेकिन आप ये भी देखो कि उससे गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा टैक्स भी इम्पोज करा उसके ऊपर कर रही है। क्यों टैक्स लेवाई कर रही है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा टैक्स भरेंगे तो कम से कम जो लोग गरीब हैं उनकी तरफ वो पहुंचे। कोशिश गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट चाहती है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो। अब इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि जितने की हमारी भागीदारी है, जितना हमारा हमारा हक है, उतना हमें मिलना चाहिए। हक का मतलब होता है कि कोई मजदूर ये नहीं कहता है कि हमें अधिकारी वाली सैलरी दो, लेकिन एक मजदूर को भी उतनी मजदूरी होनी चाहिए। जैसे मनरेगा के तहत क्या कर दिया गया, मनरेगा के तहत मजदूरों को कम से कम एक गारंटी दी गई कि चलो मजदूरों को कम से कम 100 दिन की गारंटी तो दी जाए। मनमोहन सिंह को क्रेडिट जाती है इसकी, उन्होंने, मनमोहन सिंह जी ने ये प्रोग्राम लाया था 2005 में कि मनरेगा के तहत ज्यादा से ज्यादा मजदूरों को कम से कम 100 दिन की गारंटी दी जाए।
कि उनको रोजगार कुछ तो मिलेगा, कम से कम जीरो से तो बेटर है कम से कम। तो ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, या उसको बोलते हैं इक्विटी। तो आने वाले कुछ सालों में हमारे देश में क्या हो कि कोई बहुत ज्यादा अमीर ना रहे, बहुत ज्यादा गरीब, हालांकि ये चीज अभी दूर नहीं हो सकती है, ना हो पाई है। गवर्नमेंट चाहती है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम किया जाए, और उसके लिए अपने बजट पॉलिसी में लाती रहती है। तो ये क्या है, पर्सपेक्टिव प्लान है। ये पर्सपेक्टिव प्लान का मतलब ये हमेशा चलने वाला है। किसी भी 5 ईयर प्लान में जाओगे तो इसको देख के ही वो चीज आएगा। ये यानी देखा जाए तो पूरे 5 ईयर प्लान का ये पूरा खाता है, इसको देख के ही सारे 5 ईयर प्लान में कुछ ना कुछ, बाकी सब पर्टिकुलर होते हैं 5 ईयर प्लान जो जब तक चलते थे, अब तो नीति आयोग बन गया है। ठीक है, और ये क्या है, पर्सपेक्टिव यानी कॉमन गोल है, कॉमन गोल यानी लॉन्ग टर्म गोल ऑफ 5 ईयर प्लान। तो बस यही है इस पूरे चैप्टर में, और कुछ बचा। प्लानिंग कमीशन ने जो डेफिनेशन दिया है इकोनॉमिक प्लानिंग का, वो यहाँ पे मैंने लिखा है, आप चाहो तो नोट कर लो। इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ countries' resources in different development activities in accordance with national priorities। यानी नेशन के प्रायोरिटीज के हिसाब से अपने रिसोर्सेज को, कंट्रीज के रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करना है, वो सारा डिसीजन किसका होता है, उसी को बोलते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग। प्लानिंग इसी पे बेस्ड होती है कि अपने कंट्री के क्या प्रायोरिटीज हैं, क्या बनाना है, प्रायोरिटीज के हिसाब से कैसे रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है। भाई हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज है देश में, उसको कैसे यूटिलाइज करना है, वो कौन तय करता है? गवर्नमेंट तय करती है, गवर्नमेंट अपने हिसाब से करती है। तो ये डेफिनेशन आप लिख लेना, आता है कभी कभी, व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग। सो थैंक यू so much for supporting us and keep watching this video, keep watching this all the video। जो लोग बाहर से हैं, जो लोग नए व्यूवर्स हैं, प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और खुद अगर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तक तो कर दे प्लीज़।